नाज़रीन, टॉप लेवल की एफर्ट्स इस वक्त हो रही हैं गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने के हवाले से, और टर्की में जो मीटिंग हुई है उसकी क्या आउटपुट सामने आई है। और जैसा कि रेजिस्टेंस ने कहा था कि अगर कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया तो फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस वक्त गजा में हमले जारी हैं, लेबनान में इजराइल के अटैक्स हो रहे हैं। तो टर्की में जो मीटिंग हुई है उसकी क्या आउटपुट जो है वो सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इराक की जानिब से नाज़रीन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो अमेरिका को गया है। अमेरिका जो है इस वक्त इराक के ऊपर यह दबाव डाल रहा है कि जो इराक में रेजिस्टेंस है वो अपने आप को डिसआर्म करे। अब आप देखें ना, ये एक ही प्रोजेक्ट है, वो पूरे रीजन में रेजिस्टेंस को डिसआर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टेंस ही है जो इजराइल के साथ मिलिटरीली लड़ने की विल भी रखती है और सलाहियत भी रखती है। बाकी तो ज़ाहिर है कोई ऐसा ना किसी की आइडियोलॉजी है, ना विल है, ना और ना सलाहियत है। तो इराक की रेजिस्टेंस को भी वो चाहते हैं कि डिसआर्म हो जाए। तो इराक की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो अमेरिका को गया है। वहां वेनेजुएला को रशिया के जो वेपन्स है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और वेनेजुएला ने वो वेपन्स है वो डिप्लॉय भी कर दिए हैं। और उधर जो ट्रम्प इंतजामिया है वो अब मेक्सिको के अंदर भी बराह रास्त हमले करने की जो वो प्लानिंग कर रही है। तो चाइना, रशिया और ईरान ये कैरेबियन के अंदर और साउथ अमेरिका में अमेरिका की क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या एक्टिविटीज हैं उनको बगौर जो वो जायजा ले रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है बहुत ज्यादा खतरात है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर कोई बड़ी जंगें छिड़ सकती हैं। दो बड़ी जंगों के इस वक्त शदीद खतरात पाए जा रहे हैं। एक जंग जब वो साउथ एशिया में हो सकती है, जनूबी एशिया में एक बड़ी जंग जब इस वक्त पनप रही है, और इसके खतरात इतने ज्यादा हैं कि अगले 10-12 दिनों के अंदर ये हो सकती है। और दूसरी जंग जो है वो मिडिल ईस्ट की जंग है, जिसमें इजराइल लेबनान जंग भी हो सकती है, जिसमें इजराइल और ईरान जंग भी हो सकती है। और साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों की जो जंगें हैं इसके खतरात 90% हैं, और ये अगले चंद दिनों के अंदर ये हो सकती हैं। इस वक्त ये सिनेरियो जब इस वक्त बना हुआ है। तो हाई लेवल एफर्ट्स नाज़रीन इस वक्त हो रही हैं कि रशिया से जो मॉडर्न जेट्स हैं वो ईरान को ट्रांसफर किए जाएं, यानी Su-35 जेट्स ट्रांसफर करने की इस वक्त बड़ी हाई लेवल एफर्ट्स हो रही हैं। ये रिपोर्ट्स में आज बताया गया है। देखिए, रशिया ने ऑलरेडी MiG-29 जो है ये भी एक एडवांस फाइटर जेट है जिसको रशियन फोर्सेज जो है वो यूक्रेन में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। तो ये एडवांस फाइटर जेट जो है उन्होंने ईरान को ट्रांसफर कर दिया है, और वो चाहते हैं कि Su-35 भी ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन उसमें मसाइल हैं, प्रोडक्शन के मसाइल हैं, उसमें मेंटेनेंस के मसाइल हैं, उसमें ट्रेनिंग के मसाइल हैं। ज़ाहिर है कि ईरान के पास वो एक्सपीरियंस तो नहीं है कि वो ऑलरेडी कोई एडवांस फाइटर जेट्स को जब वो ऑपरेट कर रहे हों तो उनको जब Su-35 दिए जाए। तो ज़ाहिर है, देखिए, इस वक्त ये जो MiG-29 भी रशिया ने दिए हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको यूक्रेन में इसकी अशद जरूरत है। और जब नेटो के साथ उनकी जंग सर के ऊपर खड़ी हुई है तो वो किसी और को इक्विपमेंट्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो MiG-29 है ये यूक्रेन में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अशद जरूरत है वहां पर। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ये ईरान को हंगामी सतह के ऊपर जब वो ट्रांसफर किए हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रशिया भी इस जंग को एक ही जंग देखता है जिसकी दो बैटल्स हैं, यानी दो फ्रंट्स हैं, एक यूक्रेन का फ्रंट और एक ईरान का। यानी उन्होंने एक जगह से जो इक्विपमेंट है उसको दूसरे फ्रंट के ऊपर ट्रांसफर किया है। उनको वहां पर जरूरत है लेकिन वहां से निकाल कर वो जो है ईरान में लेकर आ रहे हैं। इससे एक और बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो इतनी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि चाइना और रशिया किसी सूरत ईरान को लूज करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ईरान जो है वो इस वक्त इंपीरियल साम्राज्य के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसमें एक फ्रंट लाइन स्टेट है। ब्रिक्स के हवाले से ईरान की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो रशिया और चाइना ईरान को लूज करना जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हंगामी तौर पर जब उनको खुद को जरूरत है ये जेट्स जो है वो दे दिए हैं, और ईरानियंस जो है उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस वक्त ईरानियंस और रशियंस हाई लेवल कोऑर्डिनेशन में हैं कि किसी तरीके से Su-35 को भी उसका जो ट्रांसफर है वो यकीनी बनाया जाए। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, और उसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन ज़ाहिर करना इतना आसान है, फिर आप इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जब वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो पता चले कि वो रनवे पर ही क्रैश हो गया है, तो ये तो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। यानी उधर से इजराइल आए और वो बेसिस पर खड़े खड़े जहाजों को जब वो तबाह कर दे, तो ये तो रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं कि ट्रेनिंग, उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेट किस तरह से करना है, ये सारी चीजें एक रुकावट है। लेकिन उस रुकावट को भी हल करने की जब वो पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी दरमियान अमेरिका और इजराइल जब ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाले फाइटर जेट्स Su-35 ये अगर दे दिए जाते हैं ईरान को, तो फिर तो देखें ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका जो उनके गोल्स थे ईरान के हवाले से वो पूरे नहीं हुए, रिजीम चेंज नहीं हुआ, और इजराइल को बहुत बुरे तरीके से फेंटी लगी है। तो अगर Su-35 आ जाएंगे तो ईरान का जो इकलौता डिसएडवांटेज था वो भी खत्म हो जाएगा। ईरान का जो इसमें डिसएडवांटेज था वो एयरफोर्स थी, एयर सुपीरियरिटी थी। उनके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था कि वो फिजा में जाकर जो इजरायली फाइटर जेट्स हैं उनका वो सामना कर सके।
तो ये इकलौता डिसएडवांटेज था ईरान का, तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस ट्रांसफर से पहले पहले जो है वो ये हमला कर दिया जाए। तो इसलिए ये काफी क्रूशल दिन है। अगले 10-12 दिन, अब आप अंदाजा करें, मतलब अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट के अंदर ये बड़ी जंगें जो हैं, और ज़ाहिर के साथ वेनेजुएला, नाइजीरिया वो साथ साथ अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन इस रीजन में ये दो बड़ी जंगें जब छिड़ सकती हैं। और ईरान की जंग ज़ाहिर है कि पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलेगा। वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पिछली जो जंग है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी, ये बात ध्यान में रखें। वो जंग अभी भी लिमिट के अंदर लड़ी गई है, वो जंग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी। आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता, ईरान ने अपने बहुत सारे वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो अभी जब दोबारा जंग होगी तो क्या वो भी इन लिमिट होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी जंगों को लिमिट में रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो गजा, वहां पर इसराइल के हमले जारी हैं, इसराइल की बॉम्बिंग जब वहां पर हो रही है, और जो गारंटर्स हैं हमास उनकी तरफ देख रही है कि भाई आप हमें बताएं। तो जो टर्की में मीटिंग हुई है उसके बारे में अभी कोई हतमी तो नहीं बताया जा रहा कि उसमें क्या फैसला हुआ है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि अभी भी टॉक्स जब जारी हैं, बातचीत चल रही है, मुशावरत हो रही है, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो इंटरनेशनल फोर्सेज जो हैं, जिसमें अरब और ओआईसी की फोर्सेज होंगी, वो गजा में भेजने के ऊपर बातचीत चल रही है। यानी यही रास्ता है इजरायली वायलेशंस को जब रोकने का। और जितनी नाज़रीन इसमें देर होती चली जाएगी उतना इजराइल और ज्यादा रुथलेस होगा और उसके हमले और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। वाई? क्योंकि इजराइल यही तो टेस्ट कर रहा है, वो रोजाना ऐसे हमले करके ये टेस्ट कर रहा है कि अगर वो फुल स्केल बॉम्बिंग शुरू कर दें तो कौन है उनको रोकने वाला। तो ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को, आर वी क्लोजर टू अ गाजा इंटरनेशनल पीस फोर्स आफ्टर इस्तांबुल मीटिंग। अरब और इस्लामिक कंट्रीज की मुलाकात हुई जिसमें यह डिस्कस हुआ है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जब वो गजा में भेजी जाए, जो कि वहां पर जाकर सिक्योरिटी को मैनेज करेगी। लेकिन टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि अभी तक एक क्लियर फ्रेमवर्क जब नहीं बन सका है, और जो कमेटी गजा को गवर्न करेगी वो भी अभी तक नहीं बन सकी है। तो अभी तक तमाम चीजें जब डिफाइन नहीं है और मुशावरत जारी है। अच्छा, इसी दरमियान इसके साथ एक और खबर आई है, वो ये है कि अमेरिका जो है उसने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की है और सिक्योरिटी काउंसिल में वो रेजोल्यूशन लाई जा रही है जिसमें गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने के ऊपर जो है तमाम चीजें डिफाइन की जा रही हैं, यानी अरब और ओआईसी मुल्कों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। अच्छा, और अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये ड्राफ्ट शेयर कर दिया है, यानी ये बात आगे बढ़ रही है। और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से मुराद यह है कि जाहिर है कि चाइना से उनको भी डिस्कस किया होगा, रशिया को भी डिस्कस किया होगा। यूएस सर्कुलेट ड्राफ्ट यूएन रेजोल्यूशन फॉर फॉरेन फोर्सेज इन गाजा, एक ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें सर्कुलेट किया है उस रेजोल्यूशन को, उस ड्राफ्ट को। तो यानी कि रशिया और चाइना को भी दिया गया है। तो इसमें क्या है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट के साथ इंटरनेशनल फोर्सेज वहां पर जाएंगे और 2 साल का मैंडेट उनके पास होगा, 2 साल तक वो वहां पर रहेंगी। लेकिन इसमें यह भी शामिल होगा कि यह एक्सटेंड भी किया जा सकता है ये पीरियड, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह 2 साल का होगा। ये वहां पर सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे और इसके अलावा जो फलस्तीनी हैं उनकी जो पुलिस है उसको भी ट्रेनिंग देंगे और डिसआर्मामेंट के जो ऑपरेशंस है वो सर अंजाम देंगे। और इसमें अरब और ओआईसी के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनकी फोर्सेस शामिल होंगी, वेस्टर्न फोर्सेस जब वो शामिल नहीं होंगी। तो गजा पीस जो काउंसिल है उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ ये फोर्स आएगी। तो सिर्फ यहां पर डाउट नजर ये है कि देखिए, ये तो इजराइल नहीं चाहता कि ये फौजी यहां पर आए, इजराइल कैसे इसको चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जिसने इतनी बार वीटो किया है, वो अमेरिका अब इसके लिए काम कर रहा है कि फलस्तीनियों को प्रोटेक्शन दी जाए। ये बात समझ में नहीं आती है। यानी अब अमेरिका जिनके वीटो कर रहा था बार बार ताकि इजराइल की बमबारी जारी रहे, अब वो फलस्तीनियों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये एट द एंड ये भी एक सिर्फ पीआर एक्टिविटी साबित होगी। इसके क्लियर डाउट्स मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल फोर्स का वहां पर जाना, ये वहां पर अमन लाएगी, फलां करेगी, ये ना एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई टाइम गेनिंग प्रोसेस हो सकता है। ये एक पीआर एक्टिविटी जब हो सकती है, इसलिए मतलब जो बुनियादी इजराइल की पॉलिसी है चूंकि वो कायम है, तो मामलात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। इस वक्त भी इजराइल के जब हमले जारी हैं, इजरायली एयरक्राफ्ट कैरीड आउट रेड्स ईस्ट ऑफ द खान यूनिस, और उधर अमेरिका ये कह रहा है कि हम तो रीजन में बहुत बड़े हमले करने जा रहे हैं। तो जब रीजन में बहुत बड़े हमले करने जा रहे हैं और ईरान और लेबनान जंग के खतरात मौजूद हैं, यमन के ऊपर हमला हो सकता है, तो फिर गजा तो वो वहां पर कैसे अमन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारा सीज फायर के हवाले से जो भी ट्रंप ने पोर्ट्रे किया है, ये सिर्फ एक पीआर एक्टिविटी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बुनियादी जो झगड़ा है, आज देखिए सुप्रीम लीडर ने ईरान के, उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ जो हमारा झगड़ा है वो फंडामेंटल है, नॉट टैक्टिकल। यानी ऐसा कोई हमारा झगड़ा नहीं है कि जो वक्ती पैदा हो गया है, वो गजा जंग की वजह से पैदा हो गया है, तो हमारे दरमियान कशीदगी है, टैक्टिकल वक्ती।
हमारा उनके साथ झगड़ा फंडामेंटल है, बुनियादी। हम उनको मानते ही नहीं है। आइडियोलॉजिकल क्लैश जो है वो मौजूद है, दरमियानी रास्ता नहीं है। तो इसका नतीजे का से अगर हम मुराद लें तो नतीजा ये है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे, फैसला कुन जंग, क्योंकि हम उनको नहीं मानते। हमारा उनके साथ मसला फंडामेंटल है, हम उनके एग्जिस्टेंस को कबूल नहीं करते हैं और जाहिर है कि वो हमें कबूल नहीं करते हैं। तो ये फंडामेंटल मसला है। तो इसलिए वो मिडिल ईस्ट में जो बुनियादी झगड़ा है, बुनियादी लड़ाई है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज है। इस वक्त एक तरफ गजा में बॉम्बिंग हो रही है और दूसरी तरफ गजा में कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें 5 फलस्तीनी कैदी जब रिहा हुए हैं और रिहा होकर गजा पहुंचे हैं और अपनी फैमिलीज के साथ मिले हैं और बड़े जज्बाती मनाजर देखने को मिले। अल जजीरा लिख रहा है, जॉय इन गाजा एज पैलेस्टीनियंस फ्रीड बाय इजराइल रीयूनाइट विद फैमिलीज। इजराइल से जो रिहा हुए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो खुशी और हैप्पी मोमेंट्स गजा में देखे गए। हर्ट वार्मिंग सीन्स इन गाजा एज फ्री डिटेनीज रीयूनाइट विद फैमिलीज। अनएक्सपेक्टेडली ये आज रिलीज हुए हैं और बहुत ज्यादा उनको वेलकम किया गया, लेकिन कुछ जो प्रिजनर्स हैं उनके फैमिलीज ही मौजूद नहीं थी, वो शहीद हो चुकी थी और वो जब अपने घर की तरफ गए जो कि मलबे का ढेर बना हुआ था, पैलेस्टीनियन हु वेंट होम हर्ट ब्रोकन, मलबे का ढेर बना हुआ है उनका घर, एंड दे डिड नॉट फाइंड देयर लव्ड वंस अमंग दोज हु वर फ्रीड। तो उनकी फैमिली से पीछे नहीं बची थी, ना ही घर बचा था। तो कुछ अपनी फैमिलीज के साथ आकर मिले हैं और कुछ के ना घर बचे हैं ना फैमिलीज बची। तो रीजन ने जो बेहिसी दिखाई है, ये तारीख में पता नहीं ये कैसे भुलाई जा सकेगी। और ये इनको जेब नहीं देता था फलस्तीनियों के साथ, यानी दुनिया की हर लाइन इन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ क्रॉस कर ली, तो ये रीजन को जेब नहीं देता था कि वो इतनी खामोशी जो इख्तियार करके रखता। तो बहरहाल ये बेरहम दुनिया है। तो उधर जो इजरायली पार्लियामेंट जो है उसने जो कानून पास किया है कि फलस्तीनी प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो उस पर तमाम फलस्तीनी तंजीमों का रद्दमल आया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरे रीजन को एक नए वायलेंस में धकेलने वाली बात होगी, इंटायर रीजन इनटू अ न्यू स्पाइरल ऑफ द अननोन। यहां पर मामलात और ज्यादा खराब होने जा रहे हैं जो कुछ इजराइल कर रहा है। ये आज उनका रद्दमल सामने आया और इजराइल के अंदर सूरत हाल ये है कि ये कॉलोनी जो है ये अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। वो इजरायली प्रोसिक्यूटर, मिलिट्री प्रोसिक्यूटर, जिसने वो वीडियो रिलीज की थी जिसमें इजरायली फौजी जेल में फलस्तीनी कैदियों का रेप कर रहे हैं, वो इजरायली फौजी रिहा कर दिए गए हैं और उस मिलिट्री प्रोसिक्यूटर को आज उन्होंने अरेस्ट कर लिया कुछ देर पहले। इजराइल अरेस्ट आर्मी लॉयर फॉर लीकिंग वीडियो शोइंग पैलेस्टीनियन अब्यूज। ये यानी कि उनकी मोरालिटी का लेवल है, जिन्होंने रेप किया उनको रिहा कर दिया है और जिसने वीडियो रिलीज किया है उसको जो पकड़ लिया। तो ये एक एंटिटी है जो अपनी एक्सट्रीमिज्म और अपनी इवलनेस की इंतहा को पहुंच चुकी है। इराक को अमेरिका ने कहा है और यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर नेतन्याहू ने भी धमकी लगाई थी। तो अभी ताजा तरीन जो अमेरिका ने वार्न किया है इराक को कि वो रेजिस्टेंस फोर्सेस को डिसआर्म करे, जैसे हिजबुल्लाह को हम डिसआर्म कर रहे हैं। तो इराक टू यूएस, डिसआर्मामेंट यू फर्स्ट। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ही कुड गेट मिलिशिया टू ले डाउन देयर आर्म्स बट नॉट विद यूएस ट्रूप्स आर स्टिल इन द कंट्री। ठीक है, हम इनको डिसआर्म करते हैं, लेकिन पहले जरा ये तो बताया जाए कि अमेरिकन यहां पर किस लिए बैठे हुए हैं। 86 कंट्रीज, उन्होंने कहा 86 कंट्रीज का ये अलायंस यहां पर बैठा हुआ है और जवाब क्या है, दाइश से लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो जवाब है कि हम दाइश से लड़ेंगे, लड़ने के लिए यहां पर है, ये कोई वैलिड जवाब नहीं है और हम ये चाहते हैं कि आप यहां से निकलें और आप निकलें, उसके बाद हम इनको देखेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें और आप कहेंगे इनको डिसआर्म करें। तो कल सुप्रीम लीडर ने भी तो ये बात की है, हम अमेरिका के साथ बात करेंगे, पहले वो जरा यहां रीजन को जब छोड़ें। तो ये इराक का रद्दमल है। ज़ाहिर है इराक को इतनी पावरफुल पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका से कोई शरारत मनवा सके, लेकिन बहरहाल एक बात उनकी जानिब से गई है। अच्छा, इसी दरमियान जो है लेबनान पर इजराइल ने हमले किए हैं और बहुत सारे घरों को डिस्ट्रॉय किया है और बहुत सारी व्हीकल्स हैं उनको ब्लो अप किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक सेट मल्टीपल व्हीकल्स अब्लेज एंड डैमेज सेवरल शॉप्स। ये बड़ा ही खौफनाक हमला जब उन्होंने किया है और हर एक हमले के साथ लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो यूएस एनवॉय है टॉम बैरक, जो धमकियां लगा रहा है लेबनान को, ये कोई ग्रेट माइंड्स नहीं है, ये कोई अक्लमंदी का वो काम नहीं कर रहा। और ये सारे जो यहां पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में आए हैं अमेरिकन ओहदेदार, ये सारे ज़ायनिस्ट हैं और अमेरिकन मफादात को छोड़कर इजरायली मफादात के लिए काम कर रहे हैं। भाई आप जाते हैं लेबनान, वो गवर्नमेंट आपको जो है वो आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर भी ऐसी डिमांड्स रख रहे हैं कि आप उसको भी बागी बना रहे हैं। अब आप देखिए लेबनान के प्रेसिडेंट जिनको ये लेकर आए हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को कहा कि इजराइल को कन्फ्रंट करें। तो ये अमेरिकन प्रेशर का नतीजा ये निकल रहा है। तो ये कोई ऐसे ग्रेट डिप्लोमेट्स या ग्रेट माइंड्स नहीं है अमेरिकन के जो इस वक्त बैठे हुए मिडिल ईस्ट में और इजरायली मफादात के लिए काम कर रहे हैं कि बड़ी अक्लमंदी के वो बातें कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। वो बल्कि अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं,
आप उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रख रहे हैं कि नहीं यही तुम्हें करना है, ऐसे नहीं होता। इराक जैसा मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर इस अंदाज में बात कर रहा है, तो लेबनान है, ठीक है ना, हिजबुल्लाह मौजूद है, उनकी आर्मी है, तो क्या करेंगे, मतलब लेबनान का क्या करेंगे, हमला करेंगे? तो ऐसे नहीं होता। तो ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है जो वो कर रहे हैं। तो उधर जो है एक्सियस ने लिखा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों के हवाले से जो कांग्रेस है उसको ब्रीफ करना शुरू कर दिया है। अपने स्टाफ को डायरेक्ट किया है ट्रंप ने कि वो ब्रीफिंग जो वो शुरू कर दे, यानी ये एक और इशारा है हमला करने के हवाले से। कांग्रेस को पहली बार ब्रीफिंग शुरू कर दी गई है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्लान्स कोवर्ट मिशंस एलिजेडली अगेंस्ट कार्टल्स इन मैक्सिको, मैक्सिको के ऊपर हमले करने की प्लानिंग हो रही है, और जिसमें खुफिया मिशंस होंगे, जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर भेजे जाएंगे, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो मैक्सिको में भेजे जाएंगे, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक जो है वो मैक्सिको के ऊपर होंगी। तो ये प्रॉपर यानी मैक्सिको पर जंग छेड़ने वो जा रहे हैं जिस तरह वेनेजुएला है। तो इसके लिए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए ट्रेनिंग बाकायदा शुरू कर दी गई है। अमेरिकन फौज की इंटेलिजेंस की उन्होंने जो यूनिट्स बनाए हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है कि किस तरह के ऑपरेशन मैक्सिको के अंदर करने। तो मैक्सिको में ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही होंगी, मैक्सिको में फौज जा रही होगी, तो मैक्सिको खामोशी से बैठा रहेगा, उसकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो ये पूरे रीजन के खिलाफ जंग है, पहले से यही बात हो रही थी और वो बात साबित हो रही है। तो रीजन जो है वो मुत्तहद हो रहा है। उधर रशियंस ने कहा है कि अमेरिका को सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वेपन्स वहां पर जा चुके हैं वो अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। ये पंटसीर S1 है और BUK ये सिस्टम्स हैं, ये डिलीवर कर दिए गए हैं। ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं, ये एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्टम है, एडवांस सिस्टम्स हैं, ये उन्होंने दे दिए हैं। और जो रशियन प्लेन्स हैं वो जनाब एक डिफरेंट रूट से होते हुए वेस्टर्न एयर स्पेस को वहां से बचते हुए वेनेजुएला जब वो पहुंचे हैं, और उन्होंने ये सारे एडवांस सिस्टम्स ऑलरेडी वहां पर जब वो ट्रांसफर कर दिए। तो इसलिए अमेरिका को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, और वो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं मडूरो को रिप्लेस करने के लिए। अगर वो बरह रास्त हमलों के लिए जाते हैं तो एक बड़ा जो सरप्राइज है उनको मिल सकता है, कोई भी नतीजा इस जंग का निकल सकता है। और अमेरिका के अंदर ये बात है कि भाई ये जंग हमें सूट नहीं करती, और देखे ना जंग जो है वो उनके अपने रीजन के अंदर जब वो आ जाएगी। और ये 200 साल पहले वाला साउथ अमेरिका नहीं है, ये आज की दुनिया है जिसमें पीछे रशिया चाइना खड़े हैं, ठीक है ना, वो ऑलरेडी ये इक्विपमेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।